हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मनुष्य के अंडाशय की संरचना, यानी हम ये कहें कि अंडाशय की संरचना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडाशय की संरचना। लेकिन इसकी संरचना के साथ साथ हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करेंगे और वो होगा अंडाणु का निर्माण। ठीक है, तो दो बिंदुओं को एक साथ हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एक आग्रह शुरू में ही हम करना चाहेंगे कि वीडियो बहुत ही कठिनाई से बनता है। केवल मोबाइल के माध्यम से हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लेकिन दिमाग में एक बात आती होगी कि हम चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण चैनल है, आपकी अपनी भाषा में है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, आज बड़ी-बड़ी कोचिंग संस्थान में बहुत बड़ी रकम, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट है आपके लिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हर एक पाठ का एक-एक बिंदु हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, आज का जो बिंदु है अंडाशय की संरचना और अंडाणु का निर्माण, ये दोनों चीज़ हम एक साथ देखते हैं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसका एक-एक बिंदु और इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। यदि आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से एक बड़ा प्रश्न बनता है और वो प्रश्न का नमूना कुछ ऐसा होता है कि मनुष्य के अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। कुछ ऐसा करके प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको पूर्णतः आपको अध्ययन करना है। दूसरी चीज़ हम आपको बताना चाहें कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है, उस बुक में जो अंडाशय की संरचना है, वो कई जगह 2-3 जगह जब आप संग्रह करेंगे नोट्स बनाते समय, तब आपको मिलेगा। कहीं इकट्ठा इसकी संरचना का वर्णन नहीं मिलता है। केवल इस वीडियो में आपको शुरू से अंतिम तक जो आवश्यक चीज़ें हैं वो पूरा मिलेंगी। ठीक है ना? तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन में एक चित्र दिख रहा है। यह जो चित्र है, यह है मनुष्य के अंडाशय का चित्र है। ठीक है ना? ये जो चित्र है, ये क्या है? मनुष्य के अंडाशय का चित्र है। इस अंडाशय की संरचना में बहुत छोटी चीज़ें हैं प्रारंभ में। इसके बाद जब अंडाणु की संरचना बताएंगे तो उसमें थोड़ी-थोड़ी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? सबसे पहले हम देखते हैं इसके बाहर की तरफ, जो इसकी आउटलाइन है, जो इसके बाहर की तरफ ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये पूरा, ये क्या है? ये वास्तव में एक पतली परत होती है जो उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है ना? यानी एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी हुई ये एक पतली लेयर होती है जो अंडाशय को कवर करती है, ढकती है। तो बाहर की तरफ सबसे पहले क्या है? ये उपकला। ये लिखा नहीं है तो हम यहाँ पे लिखे देते हैं, उपकला कोशिकाओं
की स्तर, ठीक है ना। तो उपकला कोशिकाओं की स्तर यानी एपिथेलियम लेयर है ये, ठीक है ना। अब इसके अंदर का जो शेष भाग है, जो उपकला कोशिकाओं की यानी एपिथेलियम कोशिकाओं की जो ये पतली लेयर है, इसके अंदर का संपूर्ण भाग जो होता है, ये क्या कहलाता है? अंडाशय की पीठिका। ये पूरा जो भाग है ये क्या कहलाएगा? अंडाशय की पीठिका। एनसीईआरटी की भाषा में पीठिका लिखी है, लेकिन इसका मतलब होता है मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। तो एपिथेलियम जो स्तर है, इसके अंदर का जो संपूर्ण भाग होता है, ये ओवरी स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहलाता है, जो दो भागों से मिलकर बना होता है। वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जिसके चारों तरफ का जो एक लेयर है, ये ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं। ये चारों तरफ का जो लेयर है, ये इस गोला के बाहर बाहर का पूरा लेयर है, ठीक है ना। ये कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स भाग कहलाएगा। अंडाशय का कौन सा भाग? कॉर्टेक्स। और इसके जो मध्य का भाग होता है, ये क्या कहलाता है? मेडुला या मध्यांश कहलाता है। यानी बाहर का क्या कहलाता है? परिधि, कॉर्टेक्स यानी कि वलकुट, और जो मध्य का भाग होता है, यह मध्यांश या मेडुला कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो पूरा संपूर्ण भाग है, ये क्या कहलाता है? यह अंडाशय की पीठिका या मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ याद रखना है। अब अंडाशय में और क्या चीज़ है देखिए, तो यहाँ तो एक रेड कलर से, एक नीले कलर से, ये जो आपको कुछ नलिकाएं दिख रही हैं, तो ये रुधिर वाहिकाएं हैं, ठीक है ना। एक धमनी होगी, इसमें से एक सिरा होगी, जो इसके अंदर फैली हुई होती हैं और इसके अंदर ब्लड की सप्लाई करती हैं, ठीक। अब इस शेष भाग जो है, ये अंडाणु की संरचना, जो वास्तव में जो अंडाशय की संरचना है इतनी ही है, लेकिन इसके अंदर जो अंडाणु का बनना, यह भी इसकी संरचना के अंतर्गत आता है, इसलिए भ्रमित नहीं होना है। इसी वजह से हमने अंडाणु का निर्माण और अंडाशय की संरचना को एक साथ लिया है, ठीक है ना। तो ये अंडाशय की संरचना के अंतर्गत ही आता है। तो अब चलिए शुरू करिए। अंडाणु का जो निर्माण है, यह किस प्रकार से होता है और कैसा कैसा होता है, ये आपको। तो देखिए, अब जो ये अंडाशय के अंदर जो अंडाणुओं का निर्माण की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया भ्रूणी अवस्था में ही शुरू हो जाती है। यानी जब मादा अपने माँ के गर्भ में होती है, उसी समय पर अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत सारी अंडजननी कोशिकाएं होती हैं। भ्रूणावस्था में बहुत सारी अंडजननी कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं ओगोनिया। कई मिलियंस की संख्या इनकी होती है, ठीक है ना। और ये जो अंडजननी कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं अंडजननी कोशिकाओं से ही अंडाणु का निर्माण होता है। यानी ये एक लंबा सफ़र होता है, और इस लंबे सफ़र की शुरुआत कहाँ से होती है? जब ये जो मादा होती है अपने माँ के गर्भ में होती है, गर्भावस्था भ्रूणी अवस्था में होती है, तभी से अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कई मिलियन की संख्या में होती हैं, ठीक है। लेकिन यह जन्म के पश्चात, जैसे ही मादा का जन्म होता है, तो लगभग 60 से 80 हज़ार के आसपास बचती हैं। कितनी बचती हैं? 60 से 80 हज़ार के आसपास बचती हैं। यानी इनका जो निर्माण होता है, वो मिलियनों की संख्या में, लाखों की संख्या में होता है, लेकिन जन्म के बाद ये केवल 60 से 80 हज़ार के आसपास शेष बचती हैं, ठीक है ना। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? अंडजननी यानी ओगोनिया जो कोशिकाएं होती हैं, उनका है, और उन्हीं से अंडाणु का निर्माण होना है। तो देखिए, जैसे जन्म के बाद की प्रक्रिया होती है, यानी जब मादा का जन्म होता है, तो उसी टाइम पर जो ओगोनिया होती है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जो जिसकी प्रोफेज अवस्था होती है, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था यानी प्रोफेज फर्स्ट जो होती है, पूर्वावस्था, वो पूर्ण होती है, और इसके पश्चात यह प्रक्रिया रुक जाती है, और जितनी भी ओगोनिया होती हैं, वो सभी प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद स्थायी रूप से रुक जाती हैं, और फिर इनकी आगे की जो प्रोसेस होती है, यह यौवनावस्था के प्रारंभ होने के साथ शुरू होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होती है? जो
जो ऊगोनिया होती है, यह जन्म के बाद जो है तो ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था को प्राप्त करती हैं, और इसके साथ ही ये जो है तो अपने चारों तरफ कणकीय कोशिकाओं को की एक लेयर बनाती है। यानी जो ऊगोनिया होती है उसके चारों तरफ जो ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं होती हैं, यानी जो कणकीय कोशिकाएं होती हैं, वो एक स्तर का निर्माण करती हैं, और इस स्तर को हम क्या कहेंगे, जो ये स्तर बन गया और इसके अंदर क्या है, एक अंडाणु निर्माण की प्रोसेस में है। ठीक है ना, प्राथमिक अंडक जिसको कहेंगे, प्राथमिक अंडक। तो ये प्राथमिक अंडक है और इसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पर ये देखिए चित्र में दिख रहा है, इसके चारों तरफ क्या है, ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटक कहते हैं। ठीक है ना। फिर धीरे धीरे प्राथमिक पुटक के चारों तरफ एक द्वितीय लेयर ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं की, यानी कणकीय कोशिकाओं की बन जाती है, जिससे वह द्वितीय पुटक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है प्राथमिक अंडक ही रहता है। ठीक है ना, प्राथमिक अंडक, ऊगोनिया से प्राथमिक अंडक बना है, ये प्राथमिक अंडक ही रहता है, लेकिन इसके चारों तरफ जो कणकीय कोशिकाएं हैं, ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं हैं, ये दूसरा लेयर बना लेती हैं इसके बाहर, जिससे ये द्वितीयक पुटक बन जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये प्राथमिक अंडक ही होता है। समय के साथ साथ क्या होगा कि तीसरी लेयर भी इसके चारों तरफ बन जाती है। ठीक है ना, जिससे जो ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं हैं, यानी कणकीय कोशिकाएं जो होती हैं, तीसरी लेयर का निर्माण करती हैं। तो फाइनली ये क्या बन जाता है, तृतीयक पुटक बन जाता है, और इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसको हम गह्वर कहते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर ये कैविटी आपको दिख रही है, ये कैविटी बन जाती है। ये कैविटी में एक तरल द्रव भर जाता है जिसको हम गह्वर कहते हैं। ठीक है, और फिर ये कैविटी धीरे धीरे और बड़ी हो जाती है, जिससे इसका नाम क्या हो जाता है, ग्रैफी पुटक हो जाता है। इसका नाम क्या हो गया, ग्रैफी पुटक। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक अंडक होता है, यह प्राथमिक अंडक जो होता है अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था को पूर्ण करता है, जिससे यह द्वितीयक अंडक बन जाता है। इसके अंदर क्या बन जाता है, द्वितीयक अंडक। ठीक है ना, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये ग्राफी पुटक हो गया। ग्राफी पुटक के अंदर क्या है, जो द्वितीयक अंडक है वो है उपस्थित यहाँ पर। ठीक है ना। अब धीरे से फिर आगे की प्रोसेस जब अब बढ़ेगी, आगे की जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया में क्या होगा कि जो ग्रैफी पुटक होगा धीरे धीरे आकार बढ़ेगा और यह फट जाएगा, और इसके फटने के साथ ही जो द्वितीयक अंडाणु होता है, यानी अंडाणु का द्वितीयक अंडक जो होता है, ठीक है ना, यह क्या होता है, मुक्त होता है। बाहर कहाँ मुक्त होता है, अंडाशय से बाहर आता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग कहेंगे। यानी अंडोत्सर्ग के समय जो अंडाणु प्राप्त होता है वह द्वितीयक अंडक के रूप में होता है। ये क्या होता है, द्वितीयक अंडक के रूप में होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग। यानी अंडोत्सर्ग की परिभाषा क्या हो सकती है कि अंडाणु के विकासीय क्रम के समय जब ऊगोनिया प्राथमिक अंडक बनाती है, फिर द्वितीयक अंडक बनाती है, और वह ग्राफी पुटक से फटने के पश्चात जब यह अंडाशय से बाहर आता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अंडोत्सर्ग के समय जो अंडाणु होता है द्वितीयक अंडक के रूप में होता है। शेष जो ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं होती हैं, यह पुनः एकत्रित होकर के एक नया आकार लेती हैं। ठीक है ना, ये इस तरह से नए आकार के रूप में आती हैं, और इस नए आकार को हम क्या कहेंगे, पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम कहेंगे। ठीक है ना, यानी अंडा इससे बाहर आ गया द्वितीयक अंडक के रूप में, और यह आगे चल करके जो शेष ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं होती हैं एक नया आकार बनाती हैं, जिसे पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम कहेंगे। अब इस कार्पस ल्यूटियम से एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। आपको इस हार्मोन्स का नाम याद रखना है, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है ना,
तो प्रोजेस्टेरॉन, थोड़ा शार्ट में लिख देते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब निकलता है तो ये करता क्या है, तो ये क्या करेगा कि ये गर्भाशय की जो अंतः दीवार होती है, इस अंतः दीवार को बचाने के लिए या सुरक्षित करने में सहयोगी होता है, क्योंकि अंडक यहाँ से निकला है। यदि इसका अंडक का निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात यह कहाँ, गर्भाशय में स्थापित होगा। तो गर्भाशय में स्थापित होने के लिए जो गर्भाशय की अंतः दीवार होती है, एंडोमेट्रियम जो होती है, उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए उस एंडोमेट्रियम को सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत आवश्यक होता है। ये ध्यान आपको रखना है। अब इसके पश्चात यदि मान लीजिए कि इस अंडे का निषेचन यदि नहीं हुआ, यानी अंडाणु का निषेचन जब नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में गर्भाशय में आने के पश्चात जो ये कार्पस ल्यूटियम होता है, ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है, अंतः जो आवरण होता है गर्भाशय का, उसको नष्ट करने में सहायक होता है। तो दोनों बातें यहाँ पे होती हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है यह एंडोमेट्रियम को सुरक्षित रखता है, और जो ये पीत पिंडकर यानी कार्पस ल्यूटियम जो होता है, यह उसको नष्ट करने में सहायक होता है। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई आज की, काहे की, अंडाशय की संरचना और अंडाणु के निर्माण की। अभी इसकी आवश्यकता आगे चलकर ऋतुस्राव में भी आएगी, तो आपको इसको बार बार पढ़ लेना है, जिससे अगला टॉपिक जब हम लेके आएँ ऋतुस्राव, तो वो आपको समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड है ऋतुस्राव। इसलिए इसको जब 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे, वीडियो को देख लेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप ध्यान रहेगा, और आगे के जो टॉपिक होंगे, आगे के जो वीडियो होंगे, वो आपको अच्छे लगेंगे और समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। इस उम्मीद के साथ आपसे आग्रह कि लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, ताकि हम आगे अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें आपके लिए। धन्यवाद।